हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है यांत्रिक इसी पोस्ट के लिए, तो उसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले उस एग्जामिनेशन के बारे में फंडामेंटल्स जो डिटेल्स है वो जानना बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी के ऊपर मेरा एक वीडियो है जो आप लोग देख चुका है। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। एंड देखिए, इसी एग्जामिनेशन को टारगेट करके मैंने जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हो उसका ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप साइड तरफ से देखिएगा एंड नोट डाउन कर लीजिए जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक। तो हैंडबुक में क्या इंक्लूडेड नहीं रहता है? हैंडबुक में फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड देखिए कौन सा टॉपिक जो है हैंडबुक में इंक्लूडेड रहता है। फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, डायरेक्शनल डिटेल्स जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं एंड जनरल डिफेक्ट्स जो है वो भी इंक्लूड रहते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो हैंडबुक में इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉज ए हार्ट कंडीशन व्हिच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। तो कौन सा रेंज का करंट इंस्टेंट डेथ के कारण बन सकता है? ठीक है, तो देखिए अगर करंट का रेंज हो जाएगा 50 से लेके 100 मिली एम्पियर तक, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट पैरालिसिस कर देता है। ठीक है, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो ब्लॉक कर देता है। तो इसी रेंज का करंट है, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, तो उस आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो देखिए फैक्ट्रीज एक्ट कौन सा साल में आया है? 1948। एंड उसका सेक्शन 23 में क्या बोला है? व्हिच मशीन इज नॉट डेंजरस मशीन। तो देखिए फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 एंड उसका जो सेक्शन 23 में डिस्कस हुआ है डेंजरस मशीन के बारे में, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन, ठीक है, डेंजरस मशीन के अंतर्भुक्त नहीं है? तो देखिए ग्राइंडिंग मशीन जो है और डेंजरस मशीन का जो तालिका है उसमें नहीं है। ठीक है, उसके लिस्ट में नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड ये जो सर्कुलर शॉ, ठीक है, मिलिंग मशीन, ठीक है, पावर प्रेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी डेंजरस मशीन ऐसे करके माना है 1940 एक्ट सेक्शन 23 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन। कभी कभी हम जब वर्कशॉप में जॉब को मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो जॉब को हम वर्टिकल पोजीशन में हम होल्ड करते हैं। तो उसी के लिए लेइंग पर्पस के लिए और क्लैंपिंग पर्पस के लिए हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है? तो उसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगल प्लेट। एंड देखिए ये जो एंगल प्लेट है इससे कुछ पहले मैं आपको फिगर दिखाऊंगा एंगल प्लेट का। ठीक है, तो देखिए एक एंगल प्लेट में ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए ये एक एंगल प्लेट बन गया है। ठीक है, एंड देखिए ये जो एंगल प्लेट है इसमें हमको इधर में कुछ स्लॉट्स दिखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे एक तरफ कुछ स्लॉट्स दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्लॉट्स होता है ये क्या करता है? ये एकोमोडेट करता है बोल्ट को। ठीक है, तो अगर आपको बोल्ट से पकड़ना है जॉब को, तो बोल्ट को एकोमोडेट करने के लिए जो होल्ड प्रोवाइड होता है एंगल प्लेट में। ठीक है, तो इसको हमको नोट डाउन करना है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट फॉर व्हिच पर्पस। तो होल्ड किस लिए प्रोवाइड करते हैं एंगल प्लेट में? बोल्ट को एकोमोडेट करने के लिए। एंड देखिए फ्रेंड्स ये जो भी ब्लॉक जो ऑप्शन में है, ठीक है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, भी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल है वो 90 डिग्री है। एंड ये भी ब्लॉक किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए पहले देख लीजिए, भी ब्लॉक कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है,
एंड ये जो वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक में हमको सिलिंड्रिकल जो शेप का जो जॉब है, अगर ऑक्टागोनल शेप का कोई जॉब है तो उसी को रेस्ट करने के लिए हमको वी ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। एंड वी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल है वो है 90 डिग्री। सरफेस प्लेट किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? सरफेस प्लेट को हम डेटम लाइन मान के यूज करते हैं, ठीक है। यानी जो सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट किस किस मटेरियल से बना जाता है? सरफेस प्लेट मैन्युफैक्चरिंग होता है कास्ट आयरन से, ग्रेनाइट से भी सरफेस प्लेट मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ठीक है। एंड देखिए मेशिन बेड का अगर कोई टॉपिक आ ही गया तो रिलेटेड क्वेश्चन में बता देता हूँ। मेशिन बेड जो होता है, ठीक है, मान लीजिए लेद का जो मशीन बेड है, कोई भी जो मशीन का जो मशीन बेड है ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चर होता है कास्ट आयरन से, क्योंकि कास्ट आयरन का हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मशीन बेड है, डिफरेंट मशीन का जो मशीन बेड होता है वो ज़्यादातर कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चरिंग होने को देखने मिलता है, ठीक है। एंड देखिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फॉर टेकिंग बोथ टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। हमको अगर टेपर मेजरमेंट भी लेना है और एंगुलर मेजरमेंट भी लेना है तो हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो उसी का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साइन बार। एंड इसी के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, पहला साइन बार का जो स्पेसिफिकेशन, ठीक है, साइन बार देखने को कैसा होता है पहले देख लीजिए। साइन बार देखने को कैसा होता है, ये जो डिफरेंट जो मैंने ग्राफिकल पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो साइन बार है, ठीक है, इसमें दोनों रोलर देखने को मिलता है इधर में, ठीक है। एंड देखिए ये जो रोलर है, दोनों जो रोलर है, ठीक है, ये दोनों रोलर का जो सेंटर डिस्टेंस है वही है साइन बार का लेंथ और साइन बार का स्पेसिफिकेशन। एंड आपको मानना चाहिए कि साइन बार जो है, साइन बार अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, साइन बार के साथ ऑलवेज एक जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो है स्लिप गेज, ठीक है। एंड साइन बार से देखिए एक जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, मान लीजिए साइन बार का कुछ लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है, 100 mm, ठीक है, ऐसे करके कुछ एग्जांपल है 100 mm, 200 mm, 250 mm, ठीक है। उसके बाद दिया है 300 mm, ठीक है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द साइन बार, ठीक है। तो उसी के टाइम आपका आंसर हो जाएगा 300 mm लेंथ का जो साइन बार है वो कॉमनली नहीं मिलता है, ठीक है, मार्केट में। तो ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। साइन बार को हम इस्तेमाल करते हैं स्लिप गेज के साथ। साइन बार का जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 300 mm। एंड देखिए ये जो लेंथ हम कैलकुलेट करता है, ये जो सेंटर डिस्टेंस है दोनों रोलर का, ठीक है, उसी का सेंटर डिस्टेंस ये है साइन बार का स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स उसके साथ आपका एक और क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना है। वो क्या है? ये जो स्लिप गेज के बारे में मैंने बताया, ठीक है, ये स्लिप गेज का जो बॉक्स है, ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्ट ऑफ। तो हमने जो इंडियन स्टैंडर्ड जो स्लिप गेज यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका जो बॉक्स है उसमें कितना पीस ऑफ स्लिप गेज रहते हैं? वो 112, ठीक है। तो 112 स्लिप गेज प्रेजेंट रहते हैं स्लिप गेज के बॉक्स में, जो हम इंडियन स्टैंडर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 माइक्रोन को हम अगर मिलीमीटर से कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन में आया भी है, ठीक है। एंड UPRV UNL में आया है, प्रीवियस ईयर 2015 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ए डिवाइडर इज नॉट यूज्ड फॉर। तो डिवाइडर किस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो पहले फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए डिवाइडर है क्या। तो देखिए डिवाइडर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो दोनों तरफ होता है, ठीक है। एक है डायरेक्ट मेजरिंग एंड दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये जो डिवाइडर है ये है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अगर कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना है तो उसमें स्केल माउंटिंग रहना पड़ेगा, लेकिन डिवाइडर में कोई भी स्केल माउंटिंग नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं, ठीक है।
एंड देखिए अगर डिवाइडर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी अगर जॉब का हमारा डायमेंशन लेना है तो हम क्या करेंगे, जॉब्स को हम डिवाइडर से मेजर करेंगे, उसके बाद उसका जो दोनों लेग का जो ओपनिंग है, ठीक है, उसी को हम स्टील रूल के ऊपर हम उसी डायमेंशन को ट्रांसफर करेंगे एंड उस स्टील रूल में जो डायमेंशन दिखाई देगा वही होगा उसी जॉब का लेंथ, ठीक है। तो देखिए हम जो मेजरिंग जो डायमेंशन है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेजरिंग नहीं ले सकता है, तो ऑप्शन ए हो गया सही। उसके बाद देखिए डिवाइडर के हेल्प से हम स्क्राइब कर सकते हैं कोई सर्कल को, ठीक है। अगर कोई सर्कल को हम स्क्राइब कर सकते हैं तो लेआउट भी कर सकते हैं, आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं हम डिवाइडर के हेल्प से, लेकिन डिवाइडर से हम डायरेक्टली मेजरिंग नहीं करते कोई डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम डायरेक्टली मेजरिंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है प्रीक पंच रेफर्स टू, तो देखिए पांच तीनों प्रकार होता है, ठीक है, पांच होता है 3 टाइप्स का। तो देखिए पहले जो है प्रीक पंच जिसका हम नाम लिया है उसका जो एंगल है, ठीक है, उसका जो पॉइंट एंगल है उसका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद आता है सेंटर डॉट पंच का, डॉट पंच का जो एंगल होता है उसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एंड उसके बाद आ जाता है सेंटर पंच का नाम, ठीक है, एंड ये जो सेंटर पंच है इसका इंक्लूडेड एंगल है, पॉइंट एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो प्रीक पंच है, ये जो प्रीक पंच का इस्तेमाल किसके लिए यूज होता है, हम टू मेक स्मॉल मार्क्स, अगर कोई स्मॉल मार्किंग करना है, स्मॉल इंप्रेशन फैलना है जॉब के ऊपर, तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रीक पंच को, एंड जिसका इंक्लूडेड एंगल क्या बताया मैंने 30 डिग्री, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करना है आपको। एंड देखिए सेंटर पंच का एंगल भी मैंने बता दिया है एंड डॉट पंच का भी एंगल आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मॉर्टिस गेज इज क्लासिफाइड एज, तो देखिए मॉर्टिस गेज एक मार्किंग टूल है, ठीक है, मॉर्टिस गेज एक मार्किंग टूल है, ठीक है। एंड जिमलेट, नोट डाउन कर लीजिए, जिमलेट जो है वो एक बोरिंग टूल है, ठीक है, जिमलेट जो है वो है बोरिंग टूल। एंड देखिए ये जो बोरिंग टूल किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अगर पहले से आपके पास कोई होल बना हुआ है, ठीक है, उसी होल को आपको इंक्रीज करना है, उसका डायमीटर आपको इंक्रीज करना है, तो आप बोरिंग टूल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग होल है उसका डायमीटर आपका इंक्रीज करना है तो बोरिंग टूल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगा है एक लाइक करके ज़रूर बताना, अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि ऐसे अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, तो ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बताइए, ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है, ठीक है, उसमें जो तीनों फ्लेम मिलता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम एंड कार्बोडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर क्या है, 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे रेंज मिलता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का, ठीक है। एंड देखिए जो ऑक्सी एसिटिलीन है एक फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूज का मतलब है कोई मेल्टिंग करना, कोई जब को मेल्ट होना के हम फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को हम कोई जॉब को मेल्ट करने से हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिलर मेटल डाल के हमको ज्वाइनिंग करना है, तो एक फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। एंड टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या है, टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म है टंगस्टेन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स ये जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है इसमें तीनों फ्लेम आपको दिखने को मिलेगा, वो क्या है पहले मैंने बता दिया हूँ आपको। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में जो तीनों फ्लेम आपको दिखने को मिलेगा ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन के प्रोपोर्शन के हिसाब में, वो क्या है, कार्बोडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। कार्बोडाइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, एंड न्यूट्रल फ्लेम में
बराबर रहते हैं ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हिच कैलिपर इज यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग। तो क्विक सेटिंग अगर आपको करना है तो कौन सा कैलिपर आपको लिए सही होगा, वो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। एंड देखिए जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है इसमें प्रिसिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्प्रिंग से ऑपरेट करके हम क्या है कोई अगर डायमेंशन लेने के बाद, ठीक है, कोई मेजरमेंट लेने के बाद वो लॉक हो जाता है, सेल्फ लॉकिंग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो जो लेग का ओपनिंग होता है, ठीक है, डिवाइडर है और दूसरा कुछ है, ठीक है, उसका लेग का ओपनिंग ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, बराबर रहता है। इसके लिए इसका प्रिसिशन मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो है वो क्विक सेटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। फार्म जॉइंट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर। देखिए ये जो CO2 एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, एक कौन सा फ्लेम को, कौन सा CO2 एक्सटिंग्विशर कौन सा फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है क्लास C फायर। क्लास C टाइप का जो फायर है उसी को आपका एक्सटिंग्विश करना है तो आप इस्तेमाल करोगे क्लास CO2 एक्सटिंग्विशर। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास C टाइप फायर है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर है क्लास C टाइप फायर का एक एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कोई भी वेल्डिंग वर्कशॉप में अगर आग लग जाएगा तो वो कौन सा टाइप का फायर के अंडर में आ जाता है, वो है क्लास C टाइप फायर के अंडर में आता है, ठीक है। एंड देखिए उसी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमको CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये जो फोम एक्सटिंग्विशर है ये कौन सा टाइप का फायर का एक्सटिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसी का आंसर हो जाएगा क्लास B, ऑप्शन डी। क्लास B टाइप का जो फायर होता है उसी को एक्सटिंग्विश करने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। एंड देखिए फायर एक्सटिंग्विशर से एक और क्वेश्चन पूछा है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर। तो सोडा एसिड जो एक्सटिंग्विशर है वो कौन सा टाइप का फायर का एक्सटिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्लास A टाइप का जो फायर है उसी को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर इन वर्कशॉप। अगर कोई वर्कशॉप में फायर लग गया है तो हमारा जो फास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा वो क्या है, वो शट डाउन करना पड़ेगा मेन को, ठीक है। जो मेन लाइन है उसको शट डाउन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये हमारा पहला काम होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर रेस्पिरेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मास्क पहन लेते हैं आप, ठीक है, मास्क पहन के आप क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है उसी को रोक सकते हैं मास्क के बाहर में, ठीक है। तो फिल्टर रेस्पिरेटर के साथ लेना पड़ेगा आपका, अगर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए टेक्निकल का भी क्वेश्चन है एंड जनरल साइंस का भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, कोई मान भी होता है एंड दिग भी होता है, ठीक है। इसी के लिए फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। मोमेंटम, भौरवेग, इसी को भी हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है यूनिट फॉर एमिशंस। तो एमिशन का जो यूनिट है वो क्या है, वो है ग्राम पर किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना, ठीक है। एंड देखिए अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है BHP। तो पहले BHP का जो मतलब है वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए BHP का मतलब है ब्रेक हॉर्स पावर। एंड ब्रेक हॉर्स पावर बताने से पहले इंडिकेटिव हॉर्स पावर क्या है, IHP, ठीक है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है वो भी बताना पड़ेगा। एंड FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं।
तो देखिए, अगर कोई इंजन में कौन जो पावर डेवलप होता है, मान लीजिए कोई आईसी इंजन है, तो इंजन के अंदर जो पावर डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। आईपी भी हम बोल सकते हैं, इंडिकेटेड पावर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए, इंजन में पावर प्रोड्यूस होने के बाद जो पावर हमको इंजन का क्रैंकशाफ्ट में मिलता है उसी को हम बोलते हैं बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। एंड देखिए, इंजन में जो पावर डेवलप होता है वो सभी पावर हमको क्रैंकशाफ्ट में नहीं मिलता है, उसमें कुछ लॉस बनता है, ठीक है। इसी के लिए इंडिकेटेड हॉर्स पावर से, ठीक है, अगर मैंने ब्रेक हॉर्स पावर को सब्सट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो एक पावर प्रेजेंट रहेगा, वो क्या है, वो है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के कारण इंडिकेटेड जो हॉर्स पावर है जो इंजन सिलेंडर में मिलता है वो पूरा तरफ से क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, कुछ लॉस होता है। तो बात खत्म। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है एंड फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या है, वो आप समझ चुका है। एंड देखिए, आप आते हैं क्वेश्चन में, ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ इंजन इज मेजर्ड बाय। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो है इंजन में वो क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हमको मेजर करना है, वो डायनोमीटर से हमको मेजर करना है। एंड देखिए, ये जो टॉर्क रेंज है, ठीक है, ये जो टॉर्क रेंज है इसको क्या, किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एडजस्ट करने के लिए नट एंड बोल्ट्स को, ठीक है। तो नट एंड बोल्ट को एडजस्ट करने के लिए हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है, टॉर्क रेंज को। एंड देखिए टेकोमीटर, ठीक है, टेकोमीटर का इस्तेमाल क्या है, अगर कोई शैफ्ट, कोई स्पिंडल, उसी का आरपीएम आपको लेना है, ठीक है, तो हमको आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा टेकोमीटर। तो आरपीएम मेजर करने के लिए, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, इसी को मेजर करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा टेकोमीटर। एंड ओडोमीटर क्या है, ठीक है, तो देखिए ओडोमीटर एक जो मीटर है वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई व्हीकल, कोई भी व्हीकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जैसे कि मान लीजिए मोटर बाइक में, कोई कार में कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो जो बाइक है, वो जो व्हीकल है, ठीक है, उसी में ओडोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ओडोमीटर के हेल्प से डिस्टेंस ट्रैवल जो है, भाई व्हीकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, तो देखिए डेसिबल का यूनिट किसका यूनिट है, तो आप जानते हैं ये साउंड का जो यूनिट है, ठीक है, डेसिबल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है द एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो एंगल ऑफ सेंटर पंच का डिटेल्स तो मैंने पहले ही बता चुका आपको, एंगल ऑफ सेंटर पंच है 90 डिग्री। एंड देखिए जो सेंटर पंच है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेंटर पंच, अगर कोई ड्रिल का पॉइंट एंगल आपको रेस्ट करना पड़ेगा तो उसी टाइम आपको सेंटर पंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो पॉइंट एंगल के बारे में मैंने बताता हुआ, ठीक है, पॉइंट एंगल क्या है, अगर मान लीजिए ड्रिल का ये जो लीफ है, ठीक है, ये दोनों जो है ये लीफ है, ये लीफ अगर कोई पॉइंट पर प्रोजेक्ट होता है तो उसका अंदर में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसी को एलिवेट करते हैं हम, तो ऐसे एंगल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। तो इसी का एंगल होगा 90 डिग्री, सेंटर पंच का एंगल होगा 90 डिग्री। एंड 30 डिग्री प्रिक पंच का इंक्लूडेड एंगल एंड 60 डिग्री होगा डॉट पंच का, ठीक है, इसी को आपको नोट डाउन कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, उसी को नोट डाउन करो, ठीक है, उसी को डायरी में लिखो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है, तो एक्सपर्ट बन जाओगे एक टाइम के बाद। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्क्राइब लाइंस पैरेलल टू द एज, ठीक है, पैरेलल टू द एज। तो एज का पैरेलल कोई लाइन आकर आपको ड्रॉ करना है तो हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर का ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर है देखने को कैसा है, एक पिक्चर दिखा देता हूं आपको, ठीक है, एक फार्म जॉइंट का एग्जांपल है। तो देखिए ये जो हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर है इसका दूसरा जो नाम है, ठीक है, ये है ऑड लेग कैलिपर, इसको हम ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है, कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देखिए हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर को हम जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर का 4 नियम है, ठीक है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है।
एंड देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल इज यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग हॉट वेल्डेड जॉब। तो अगर आपका हॉट जॉब का आपको होल्ड करना है, ठीक है, हैंडल करना है, ठीक है, तो आपको कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह टोंग्स, ठीक है। हैंड स्क्रीन आप कब इस्तेमाल करोगे, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल करोगे। और गॉगल्स, अगर आपका ब्लैक गॉगल्स है तो आप वेल्डिंग करने के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अगर आपका कोई ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास है, ठीक है, गॉगल्स है, तो आप किस टाइम इस्तेमाल करोगे, ग्राइंडिंग करने के टाइम, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है आपको फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट जो है उसी को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो मिलीमीटर पर टूथ, ठीक है, मिलीमीटर पर टूथ वही है फीड रेट मिलिंग ऑपरेशन के टाइम, ठीक है। एंड देखिए ये जो मिलिंग कटर है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एक एग्जांपल है, ठीक है। मिलिंग कटर जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एक एग्जांपल है, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पहला जो इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा अप मिलिंग क्या है, डाउन मिलिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि फीटर के बियॉन्ड में एडवांस करके आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो का। देखिए 25, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा मशीन में इस्तेमाल होता है, स्लॉटिंग मशीन में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज करते हैं हम। प्लानर में भी हम यूज करते हैं, ठीक है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। स्लॉटिंग एंड प्लानर मशीन में हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। शेपर में भी हम यूज करते हैं क्विक रिटर्न, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंड देखिए मिलिंग मशीन मैंने पहले जो बता चुका हूँ आपको, ये है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एक मशीन है, ठीक है। एंड देखिए ये जो ब्रोचिंग है, ठीक है, ब्रोचिंग हम किस इस्तेमाल, ब्रोचिंग बहुत ही प्रिसीजन टूल्स है, ठीक है। एंड देखिए ग्राइंडिंग मशीन जो है, ग्राइंडिंग मशीन से हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन से हम आपको अगर वेल्डिंग करने के बाद उसको फिनिश करना है, ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हूँ, इसका अगर पीडीएफ कॉपी आपका अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना, एंड ऐसे करके आप प्रिपरेशन ले सकते हैं तो एग्जामिनेशन को जरूर क्रैक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।